कई बार किया होगा, पर क्या कभी सोचा कि ये दुनिया जहां आप घर द्वार बांध कर रहते हैं, एक बड़ा रेल का डिब्बा है जो लोगों और उनकी चीज वस्तु से खचाखच भरा है, जहां उन्हें परवाह नहीं कि कौन खड़ा है और कौन बैठा है, जहां सबको केवल यही चिंता है कि कैसे अपने लिए अधिक से अधिक जगह पर काबू पाया जाए और कैसे आराम से सफर तय किया जाए। चलिए तुलना का खुलासा यहीं बंद कर कहानी सुनाऊं। एक बार मैं रेल में सफर कर रहा था। रात थी, गाड़ी सपाटे से भागी जा रही थी। मैं जिस डिब्बे में बैठा सफर कर रहा था वो लाजमी तौर पर पैसेंजरों और कई बक्सों, बिस्तरों और पुलिंदों से भरा हुआ था। जगह की कमी के कारण यात्रियों की एक बड़ी संख्या खड़ी हुई थी। कई यात्री तो ऐसे भी थे जो अपने अपने बेंचों पर सामान पर ही सिमट सिकुड़ कर बैठे हुए थे। लेकिन उसी डिब्बे में कई भाग्यवान ऐसे भी थे जो अपने अपने बिस्तर खोलकर ऊपर नीचे की सीटों पर दीन दुनिया की खबर भूलकर पसरे हुए थे और खर्राटे भर रहे थे। मैं बड़ी देर तक अपनी सीट पर अपने बिस्तर के सहारे टिका डिब्बे में फैली अस्त व्यस्तता पर गौर करता रहा कि मुझे उन सोते हुए और खर्राटे भरते हुए लोगों पर भीतर ही भीतर गुस्सा उमड़ने लगा। मैंने अपने से पूछा, क्या इन खड़े हुए और सामान पर सिमट सिकुड़ कर बैठे हुए यात्रियों के लिए जरूरी नहीं कि ये मुसीबत झेलना छोड़कर उन सोते हुए और खर्राटे भरते हुए लोगों को झटका देकर उठाएं और कहें कि हमने भी टिकट खरीदा है, तुम उठकर बैठो, हमें भी आराम की जरूरत है, थोड़ी हमें कमर सीधी करने दो। मुझे जवाब मिला, जरूरी हो सकता है पर उचित नहीं। मगर क्यों उचित नहीं? क्योंकि कानून है जो ये सलाह देता है जिसे जितना आराम जिस किसी तरह से मिल चुका है उससे वो बेदखल ना किया जाए। क्योंकि धर्म है जो ये सांत्वना देता है कि आराम और तकलीफ कुछ नहीं, केवल अपने अपने कर्मों का भोग है। जो चुपचाप झेल लिया जाए उसी में वाहवाही है। मेरी विचारधारा शायद अभी और आगे चलती कि गाड़ी किसी स्टेशन पर आकर रुकी। कई नए मुसाफिर पुराने यात्रियों के विरोध करने पर भी डिब्बे में चढ़ आए और बकते झपते अपने बैठने के लिए जगह तलाश करने लगे। उसी चहल पहल में एक नवागंतुक ने मेरे सामने की बेंच पर बैठे एक यात्री से प्रश्न किया, क्यों जी, तुम्हारे पास टिकट है? वो मुसाफिर जिससे ये प्रश्न किया गया था सकपकाते हुए बोला, नहीं है बाबूजी। वो नवागंतुक शेर हो गए, ताव में बोले, तब क्या तूने रेल अपने बाप की समझ रखी है जो सफर को निकल पड़ा? चल उतर बेंच से, हम बैठेंगे, हमारे पास टिकट है। वो मुसाफिर जिसके साथ उसकी जोरू और 3 बच्चे थे, अपना सब सामान समेट कर चुपचाप बेंच से नीचे उतरकर जैसे तैसे जगह करके बैठ गया। मेरा ध्यान उस नवागंतुक के अन्याय से, या यूं कहूं कि न्याय से, उस गरीब कुटुंब की ओर खिंच गया। वो आदमी एक
सफेद बंडी पहने था। उसकी धोती उसके घुटनों तक निकलती थी। सिर पर मैली पगड़ी थी। उसकी जोरू जो स्त्री से मादा अधिक थी, जो सिर्फ नर का साथ करती है। चौड़े लाल पाड़ की मोटी धोती पहने थी, जिससे उसके तीनों नंग धड़ंग बच्चे ठंड से बचने के लिए बारी बारी से छिपने की कोशिश कर रहे थे। सामान की जगह उसके पास एक बांस की टोकरी और एक फटा बोरा था, जिसमें उनके मैले कुचैले चीथड़े से कपड़े ठूस ठांस कर भरे हुए थे, जिनसे दुर्गंध चली आ रही थी। मैंने मन ही मन उन नवागंतुक की सूझ की दाद दी। ठीक इसी तरह के लोगों को तो बेटिकट समझा जा सकता है और अपने आराम के लिए उन्हें जब चाहे तब बाहर ढकेल दिया जा सकता है। और मैं सोचने लगा उस बड़ी दुनिया की बात, जहां उस रेल के डिब्बे के भांति ही दो वर्ग हैं, एक टिकट वाले, दूसरे बेटिकट वाले। टिकट वालों की आराम और सुविधा ही सब कुछ है, और बेटिकट वाले वो तो सिर्फ तमाशा और स्वांग को जुटाने के साधन है। जहां उन बेचारों के पास अपनी जरूरत मुहैया करने के लिए पैसे नहीं, जिन्हें जन्म भर गंदे मकान, तंग रास्ते और अंधेरी गलियां ही नसीब हैं, जो सिर्फ कर्जे काट कर बेटिकट गाड़ी में सवार होकर जिंदगी के स्वांग को चालू किए रहते हैं, जहां वो स्वांग भी ऐसा कच्चा है कि वो न जाने कब टूट जाए और वे दुनिया से न जाने कब बाहर ढकेल दिए जाए। सोचते सोचते मुझे उन नवागंतुक पर चिढ़ छूटी। क्या वे अपने वर्ग के आदमी को भी इस तरह से बेंच पर से उठा देते? माना कुटुंब बेटिकट था, रेल पर उसका कोई दावा नहीं था, पर क्या लोगों की आदमियत पर भी उसका कोई दावा नहीं होना चाहिए? क्या वे अपनी लाचारी के कारण नहीं चाह सकते कि उनसे संवेदना दिखाई जाए, उनसे सहानुभूति प्रकट की जाए? मैंने इसी भावना में डूबे हुए अपना बिस्तर बेंच से नीचे डाल दिया और अपने बेटिकट साथी से बोला, आओ तुम यहां आकर बैठो। बेटिकट साथी ने कहा, नहीं बाबूजी, हम यही अच्छे हैं, आप हमारी खातिर तकलीफ ना उठाओ। मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम यहां आकर बैठे हो। और मैंने जोश में उन्हें खींचकर अपने पास बिठा दिया। साथ में उसकी जोरू और अनुगृहित से हुए तीनों बच्चे फिर से बेंच पर आ बैठे। वो नवागंतुक घूरते रहे। मैंने जी बहलाने के खातिर उनसे पूछा, क्यों, कहां जाओगे? बेटिकट साथी ने कहा, टाटा नगर जाएंगे बाबूजी। मुझे आश्चर्य हुआ, टाटा नगर तो बहुत दूर है, वहां क्यों जा रहे हो? मजूरी खोजने बाबूजी, सुनते हैं वहां मजूरी अच्छी मिलती है। और अब तक क्या करते थे? अब तक खेती पर गुजर बसर होती थी बाबूजी, लेकिन 2 साल से पानी नहीं बरसा तो खेती क्या हो, सो जमीन रहन करनी पड़ी। अब तो वो भी हाथ से चली गई। अब तो कर्म में मजूरी करना बदा है, सो करेंगे और पेट भरेंगे। इतनी दूर बेटिकट गाड़ी में सवार होकर जाने से क्या ये अच्छा नहीं था कि तुम कुछ और दिन
इधर उधर मांग जांच कर अपना गुजारा चला लेते और बरखा के बाद गांव में ही कोई काम ढूंढ लेते। बाबूजी, भगवान ने कंगाल कर दिया तो क्या, अभी हमारे हाथ पैर तो साबुत हैं। इनके रहते हम भीख कैसे मांगते? और फिर जिस गांव में अभी तक धरती जोतते होते रहे, वहां मजदूरी कैसे करते? मजदूरी करके अपना मान गंवा बैठते। इसी लाचारी के कारण बाबूजी, हम परदेश मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मुझे उस बेटिकट साथी की आत्मसम्मान की भावना ने आश्चर्य में डाल दिया। क्या एक मजदूर होकर इसमें यही साहस और आदमियत बची रहेगी? शायद मजदूर होकर ये शराब पीने लगेगा, फिर पैसों के लिए अपनी जोरू से लड़ेगा और एक दिन उसे मारकर अपने घर से निकाल देगा। उसकी जोरू और बच्चे भीख मांगते गली गली डोलेंगे, लड़के शायद जेब काटने लगेंगे। फिर समाज इनके लिए पुलिस खड़ी करेगा। इस तरह संपत्ति वालों की रक्षा इन भिखारियों से करेगा। ये हुई हमारी सभ्यता। मैं भीतर ही भीतर सुलगता रहा और गाड़ी सपाटे से भागती रही। उस रात सर्दी खूब कड़ाके की थी। माघ का महीना था। डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद कर ली गई थी, फिर भी न जाने ठंड कहां से घुसी चली आ रही थी। मैंने बिस्तर में से कंबल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया था, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन से बार बार टकरा जाता, और ये आखिर मुझे अपनी सहानुभूति प्रकट करनी पड़ी। क्यों? तुम्हें ठंड तो खूब लग रही होगी। ठंड क्यों ना लगेगी बाबूजी? मैंने सोचा। इस आदमी के जवाब का एक दूसरा पहलू भी हो सकता था। ये चाहता तो कह सकता था, आपको क्या मालूम पड़ता है, हमें गर्मी लग रही है, पर आपको हमारी फिक्र क्यों हो, आप तो मजे में हैं। सोचकर मुझे अपनी थोथी संवेदना पर गुस्सा हुआ है। फिर भीतर से एक ध्वनि आई, इसमें तुम्हारा क्या, अपना अपना भाग्य ठहरा। अब सवाल हुआ, वो भाग्य जो मैं कंबल ओढ़े हुए हूं, उसे देकर क्या मैं नहीं बदल सकता? मैं तो उसे फिर भी खरीद सकता हूं और अपने सड़े हुए भाग्य को मना सकता हूं। मगर उस गरीब कुटुंब के लिए कर्मों का भोग शायद ऐसा जबरदस्त था कि उसे वो कंबल इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में भी नसीब ना हो। अच्छा, मैं भाग्य की बात उठाकर अपनी गैर जिम्मेदारी को पलटने का मौका नहीं देता, मगर मैं आदमी होकर खुद को
उस कमजोरी का शिकार क्यों होने दो? अपने वश तक दूसरों के रंज और गम में भागी क्यों ना बन सके? फिर मैंने सोचा, ये तो एक सफर है और जहां मैं बैठा हूं वो एक रेल का डिब्बा है। फिर इस तरह यहां फैलने से क्या मतलब? सभी मुसाफिर हैं और सभी को एक दूसरे से विलग होना है। फिर क्यों ना अपनी चिंता आप संभाल व्यवस्था को कायम रखा जाए। अगर चिंता खुद ना कर सकें तो दलबंदी करें, वर्ग बनाकर एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे के मुंह का कौर छीनें। जीवन संघर्ष है। यहाँ आराम और खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है जो किसी प्रकार की दया माया नहीं देखती है। फिर क्यों ना पहले अपनी जिंदगी साथ संवार ली जाए, फिर देखा जाए धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और सभ्यता क्या है। मेरे भीतर इस भांति तर्क वितर्क चलता रहा, लेकिन मेरे कान का झुकाव उस एक धोती में लिपटी गरीब माता और उसके तीनों बच्चों की ओर बना रहा। मैंने उन्हें टिफिन बॉक्स में से निकालकर खाने को बिस्किट दिए। उस आदमी से 2-4 मीठी मीठी बातें भी की, मगर वो कंबल। चलिए उसके पहले आपको एक घटना सुना दूं। जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ने लगी तो हमारे डिब्बे में एक टिकट चेकर घुस आया। मेरी अब तक जो आत्मीयता उस गरीब कुटुंब के प्रति हो गई थी, उससे मैं फिक्र में पड़ गया कि उस आदमी का जो अपने साथ पूरी गृहस्थी बांधकर टाटा नगर काम खोजने जा रहा है, क्या होगा? क्या होगा? टिकट चेकर की दुनिया में तो कोई आत्मीयता नहीं। उसकी व्यवस्था तो इसी पर कायम है कि कैसे अधिक से अधिक बेटिकट वालों को खोज कर निकाले और अपनी कंपनी के लिए जितने दाम ऐंठ सके ऐंठें। उसके लिए तो जैसे आदमी एक टिकट वाला प्राणी है और जिस आदमी के पास टिकट नहीं उसे आदमी समझने की उसके पास वजह ही क्या? इतने में टिकट चेकर मेरे पास पहुंच गया और मेरा टिकट देखकर मेरे बेटिकट साथी से टिकट मांगने लगा। बेटिकट साथी ने वही जवाब दिया, टिकट नहीं है बाबूजी। टिकट चेकर ने कहा, टिकट नहीं है तो पैसे निकालो। साथी बोला, पैसे होते बाबूजी तो क्या हम टिकट नहीं खरीदते? मगर टिकट चेकर की व्यवस्था व्यक्ति की ये सच्चाई कब चाहती है? वो तो दो ही बातें जानती है, टिकट और टिकट नहीं तो उसके प्रतिरूप पैसे। जहां ये दोनों नहीं वहां गाली गुफ्तार, लात घूसे, पुलिस और हवालात। इसलिए टिकट चेकर ने गुस्से से बात करते हुए कहा, तब क्या तूने रेल अपने बाप की समझ रखी है? बेटिकट गाड़ी में सवार होते हैं और कहते हैं पैसे नहीं। चल उतर बेंच से और उधर जाकर कोने में खड़े हो जा। वो आदमी बेंच से उतरकर फिर से नीचे खड़ा होने लगा कि मुझे टैश आ गया। मैंने कहा, डरो नहीं, डरो नहीं, तुम जहां हो वहीं बैठे रहो। और मैंने टिकट चेकर से कहा,
कानून है तो क्या किसी की इज्जत उतारने के लिए है? उस आदमी के पास अगर टिकट नहीं तो आप उन्हें अगले स्टेशन में उतार सकते हैं, पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मगर मेरे रहते आप उन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते। वो टिकट चेकर शायद डर गया। उसे कब आशा थी कि डिब्बे के भीतर बैठा कोई टिकट वाला यात्री अपने बेटिकट सहयात्री का पक्ष भी ले सकता है। उसने सकपकाते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अगले स्टेशन पर देखता हूं। और वो चुपचाप दूसरे सहयात्रियों के टिकट चेक करने लगा। डिब्बे के अन्य यात्री, जो अधिकतर या तो खड़े थे या फिर अपने अपने बेंचों पर सामान पर ही सिमट सिकुड़ कर बैठे हुए थे, ज्यों के त्यों गुमसुम बने रहे और मुसीबत झेलते रहे। उनके लिए तो जैसे वही कर्मों का फल था। मैंने अपने से पूछा, ये लोग क्यों नहीं सोचते कि टिकट चेकर की व्यवस्था में उनके लिए क्या जगह है, जो सिर्फ बेटिकट वालों को खोजती है और उन्हें काट कर आगे बढ़ जाती है। फिर क्यों वे लोग इस व्यवस्था को सह रहे हैं? ये लोग टिकट चेकर से क्यों नहीं दरियाफ्त करते कि जनाब, हमारे लिए आपकी क्या व्यवस्था है? क्या ये आपका काम नहीं कि आप उन सोते हुए खर्राटे भरते लोगों को उठाएं और कहें कि दूसरों ने भी टिकट लिए हैं और वे उठकर बैठेंगे? मैं सुन्न बैठा ताकता और सोचता रहा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर आकर रुकी। वो टिकट चेकर फिर यमदूत सा मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ और मेरे बेटिकट साथी से बोला, लो उतरो, अब देखता हूं तुम्हारा चार्ज कौन देता है। ये मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका चार्ज चुका सकूं। फिर मेरी यात्रा भी दूर की थी, जिससे कि मेरी जेब के पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। वो आदमी उतरते उतरते बोला, जाते हैं बाबूजी, आपकी दया का फल भगवान आपको देगा। जय राम जी की। मुझे बड़ी व्यथा हुई कि मैं मौखिक रूप से उनके प्रति सदय होकर भी सक्रिय रूप से उनकी कोई मदद ना कर सका। फिर मुझे अपनी देह से लिपटा वो कंबल याद आया। मैंने झट से अपने शरीर से वो कंबल उतार कर अपने साथी की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, ठंड के दिन है, मेरी तरफ से ये कंबल ले जाओ। मेरा साथी कृतज्ञता से भर आया। उसने कहा, बाबूजी, आपकी दया हम जन्म भर याद रखेंगे, मगर हम ये कंबल नहीं लेंगे। ये कंबल कहां कहां काम आएगा। जब वो आदमी चला गया
मैं भावुक उसकी बात पर गौर करने लगा। सचमुच ये कंबल उसके मर्ज की दवा नहीं हो सकता, मगर आर्थिक रूप से कमजोर उस आदमी के भीतर ऐसा ज्ञान छिपा होगा, ये मेरी कल्पना में भी नहीं था। अब ऐसे आदमी को क्या मिलेगा? टिकट चेकर के लात घूसे, पुलिस वालों की गालियां, सड़कों पर भीख मांगना। क्या ऐसी परिस्थिति में उस आदमी के भीतर छिपा ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता? और उस ज्ञान के लुप्त हो जाने पर उस आदमी के भीतर जो बवाल पैदा होगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या यही समाज नहीं, जिसे व्यक्ति ने अपने विकास के लिए खड़ा किया है? जो मुझ जैसे आदमी को एक बंधी रोजी देता है, घर द्वार देता है, और उस जैसे आदमी को एकदम कुचल कर रख देता है। ऐसा समाज और कितने दिन टिक सकेगा? वो आदमी नवागंतुक जो अभी तक एक दर्शक का रोल अदा कर रहे थे, मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, मैं अपने अन्याय के लिए शर्मिंदा हूं, कृपया आप मेरी बधाई ग्रहण कीजिए। मैंने पूछा, आपका शुभ नाम? जी सुधींद्र। प्रगतिवाद पर अमुक पत्र में इस महीने जो लेख छपा है, वो क्या आपका ही है? जी। आपको लेख पसंद आया? आपने यही तो बताया है कि हमारी समस्याओं का असली प्रगतिशील समाधान वर्ग संघर्ष और क्रांति है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मतलब? हाँ, बिल्कुल ठीक ही तो। और मैं ट्रेन की खिड़की के बाहर अपना मुंह निकालकर प्लेटफॉर्म के भीड़ भब्बड़ को देखता और सोचता रहा, इस दुनिया में लेखों के द्वारा वर्ग संघर्ष और क्रांति की जाती रहेगी, मगर इन गरीबों को सिर्फ कोरी मौखिक सहानुभूति ही पल्ले पड़ेगी। ये अमीर और पढ़े लिखे कहे जाने वाले लोग इन्हें चूस चूस कर मोटे होते रहेंगे और अपनी मोटी आमदनी और मोटी तनख्वाह के नीचे नापते रहेंगे कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं। हम उन्नति कर रहे हैं।